अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की बहन ने नौरीन खानम साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया भारतीय मीडिया को और उसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ा रोला पड़ गया। अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं जी उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर दी है, पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती कर दी है और उन्हें ये भी नहीं करना चाहिए था। इंटरव्यू है क्या? ये इंडिया फर्स्ट एक चैनल है इंडिया का, और इंडियन मीडिया पे ये खबर चल रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से कि इमरान खान साहब को जेल में कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से ही राब्ता किया गया इंडियन मीडिया की जानिब से जनाब कि ये इंडियन मीडिया पे खबर चल रही है। और फिर आपको पता है पाकिस्तान में भी बात का बतंगड़ बन गया, बहुत ज़्यादा बात फैल गई थी, काफ़ी बेचैनी हो गई थी। इंडिया और अफगानिस्तान के मीडिया ने ज़्यादा इस खबर को उठाया था क्योंकि दोनों पाकिस्तान के मशरिक और मगरब में रहते हैं, तो दोनों ममालिक करीब हैं, तो यहाँ पर इस खबर की वैल्यू भी ज़्यादा थी, लिहाजा उन्होंने इसको उठाया। पाकिस्तान के अंदर एक बेचैनी पैदा हुई। अब इंडियन मीडिया ने जब रब्ता किया नौरीन खानम से, तो उन्होंने उनको इंटरव्यू देने के लिए हामी भर दी। इंटरव्यू को मैंने सुना है, उसके कुछ क्लिप्स। वो एक नॉर्मल इंटरव्यू है, जैसे वो पाकिस्तान में सोशल मीडिया को इंटरव्यू देती है या ये इंटरनेशनल मीडिया के साथ कभी कहीं बात कर लें, तो वो उसी तरह कह रही है जी कि मेरा भाई उसको जेल में नाहक कैद किया हुआ है, वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहता, वो पाकिस्तान में रहना चाहता है, वो पाकिस्तान का वफादार है, पाकिस्तान के लोग उससे प्यार करते हैं, उसका मैंडेट चोरी किया, वही सारी बातें हैं जो वो हर जगह पे करते हैं इमरान खान साहब की बहनें। अब इंडियन टीवी पे इंटरव्यू आने के बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से एक जुमला बनाया गया, जिस जुमले में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जुमला है और जाली जुमले में ये कहा गया कि नौरीन खानम की जानिब से कि जनाब उसमें जाली जुमले में ये है कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू करे तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, इस किस्म की कोई चीज़ है। अच्छा, वो जब थोड़ा सा चेक हुआ तो पता चल गया कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया। नौरीन खानम साहबा से जब कुछ सहाफ़ियों ने, हमारे दोस्तों ने रब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात हुई नहीं थी और ऐसी बात तो कर ही नहीं सकते, कभी मुमकिन नहीं है। तो ये घटिया काम उन्हीं लोगों ने किया जो लोग प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, जिनका ये धंधा है बहुत पुराना, 70 साल से उनका ये धंधा है। इन्होंने फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा, इन्होंने शेख मुजीब को गद्दार कहा, फिर इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहा, लियाकत अली खान को कत्ल करवाया, बेनज़ीर भी गद्दार थी, नवाज शरीफ भी गद्दार था, आजकल इमरान खान गद्दार है। तो ये इनका पुराना धंधा है। वही धंधा करने वालों ने एक धंधा किया और एक जाली ऑडियो बना दी उसके अंदर। अच्छा, पहले तो ये बात है कि उन्हें इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देना चाहिए था। देखिए, जिन हालात का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वर बिल्कुल उसी तरह कॉलम निगार माहौल बना रहे हैं जैसे 1971 में जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था, तो उन्होंने बंगालियों के खिलाफ माहौल बना दिया था कि ये गद्दार है और ये बागी है, ये मुल्क के दुश्मन है, और उनकी लीडरशिप के साथ भी यही किया था। तो जनरल याया ने यही करवाया था उस वक्त जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था। अभी उसी तरह का माहौल खैबर पख्तूनख्वा में कभी पश्तूनों के खिलाफ बनाया जाता है, कभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ बनाया जाता है, कभी पूरे पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ बनाया जाता है, कभी इमरान खान के खिलाफ। तो उसी तरह से एक बयानिया तश्कील दिया जा रहा है। पिछली मरतबा इस बयानिया का नुकसान पाकिस्तान को हुआ था और जर्नैल तो फिर भी सर्वाइव कर गए थे। अब इस मरतबा दोबारा से वही गंदा खेल खेला जा रहा है। तो ऐसे माहौल में इमरान खान साहब की बहन गुरेज कर लेती तो अच्छा था कि इंडियन मीडिया को दफा करें, इंटरनेशनल मीडिया को बात कर लें, कोई दीगर सोशल मीडिया में बात कर लें। लेकिन PMLN इसके ऊपर तनकीद कैसे कर सकता है? वो कैसे कह सकते हैं? नवाज शरीफ कभी करण थापर को इंटरव्यू देते हैं, कभी किसी और टीवी चैनल को, कभी NDTV को। नवाज शरीफ साहब ने तो इंडिया को इंटरव्यू दे देकर तबाही फेरी हुई है, बल्कि इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ एक्शंस की बातें भी करते थे कि जनाब इन्होंने धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा और ये वो इस तरह की बातें। तो नवाज शरीफ की पार्टी का कोई आदमी कभी भी ये बात नहीं कर सकता कि नौरीन खानम ने भारतीय चैनल को इंटरव्यू क्यों दिया। नौरीन खानम ने सिर्फ अपने भाई की बात की, अपने भाई के हवाले से सारी चीजें सामने रखी। वो कोई जंग के बारे में बात की, इंडिया पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं की, इन चीजों पे तो बात ही नहीं की। नवाज शरीफ ने तो इन सारी चीजों पे बात की, बिलावल ने भी यही सारा कुछ किया। ये सारे लोग इंटरव्यू देते रहते हैं, बल्कि मियाँ साहब को तो इतना प्यार है इंडियन सहाफ़ियों से कि वो उन्हें अपने घर बुला लेते हैं जाती उम्र में, और कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, उनका मियाँ साहब का ये हक है, ये जमहूरी हक है। अगर बैरून मुल्क से कोई मेहमान आए हैं या इंडियन सहाफ़ी आए हैं, मियाँ साहब उन्हें मिलना चाहते हैं तो मियाँ साहब मिले, उन्हें बुलाकर मुलाकात करें, उन्हें बुलाकर इंटरव्यू दें। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो रखें। लेकिन ये जो गद्दारी के फतवे बांटे जाते हैं, ये फिर मियाँ साहब का नहीं बनता कि वो ये करें। अब जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं जनाब के इंडियन मीडिया को तो इंटरव्यू दे दिया, तो इसराइली मीडिया को कब इंटरव्यू देंगे? तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन सहाफ़ियों को तो मियाँ साहब ने अपने घर पे बुलाया था और कई मरतबा इंटरव्यू दिया। वो जिंदल और बेत्तल किसके दोस्त हैं? ये तो फिर मियाँ साहब आप खुद इस नफरत की आग में जले हैं।
तो मियां जावेद लतीफ साहब से और बाकी PMLN से मेरी गुजारिश है कि आप लोग खुद इस आग में जलते रहे, गुरेज करें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कल आपके खिलाफ थी, उन्होंने आपको गद्दार साबित किया। आज वो इमरान खान के खिलाफ है और वो उसको गद्दार साबित कर रही है, लेकिन आप आलायकार बन रहे हैं। आप आलायकार ना बने, क्योंकि कल को ये आग दोबारा आपके दरवाजे पे आ जाएगी। सभी बारी बारी इस आग में जलेंगे, और अगर हम नहीं सीखेंगे तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यही करती रहेगी, कभी ये गद्दार, कभी ये गद्दार, कभी ये गद्दार, और अपना दाव लगाते रहेंगे। खुद इक्तदार में भी बैठे रहेंगे, अपने कारोबार भी बनाते रहेंगे, अपनी दिहाड़ियां भी लगाते रहेंगे, निज़ाम को कंट्रोल करके भी रखेंगे। पाकिस्तान की दाखिली खारजी सारे मामला यही संभालेंगे, और सियासतदान जिन्हें अवाम मैंडेट देती है उन्हें कुछ होगा नहीं। देखिए ना, पहली बात ये पूछनी चाहिए कि अगर ये इंटरनेशनल मीडिया को जाके इंटरव्यू देते हैं, चले इंडियन मीडिया को नहीं देना चाहिए था, लेकिन जहां भी जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इन्हें दिखाता ही नहीं है, इनकी बात ही नहीं सुनता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको नहीं दिखाते। वहां पे नेशनल मीडिया के लोग जाते हैं गंद उछालने के लिए, और उन्हें बाकायदा भिजवाया जाता है सवालात की पर्चियां देकर, लेकिन कोई भी टीवी चैनल इनका मौक़िफ़ दिखाता नहीं है, सुनवाता नहीं है। तो फिर वो कहाँ जाएं? पाकिस्तान में उनकी आवाज़ मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है। तो ये सारे लोग ये अपने अपने टाइम पे इंटरव्यूज़ देते रहे हैं, और आइंदा भी देते रहेंगे, आइंदा भी देते रहेंगे। बहुत सारे इंडियंस जो हैं उनके पाकिस्तानी चैनल्स अगर चाहें तो वो इंटरव्यूज़ ले सकते हैं। इसी तरह जब लड़ाई हो रही थी तब भी ये चीज़ें चल रही थी, और कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि क्योंकि अभी हाल ही में लड़ाई हुई है तो इंटरव्यू, पाकिस्तान की इंडिया की कब लड़ाई नहीं हुई? हमेशा लड़ाई चलती रहती है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि नौरीन खानम साहिबा गुरेज करती तो एक कंट्रोवर्सी ना खड़ी होती, बिला वजह का ये गंद ना उछलता जो लोग उछाल रहे हैं। वरना इसमें कोई कबात तो नहीं है। मियाँ साहब भी ये करते रहे, बिलावल भी ये करते रहे, सारे ये करते रहे, और हमेशा से करते रहे। बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो इंडियन मीडिया को बहुत मॉनिटर किया जाता है, और इंडियन मीडिया के अंदर पाकिस्तान के हवाले से बहुत खबरें चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। तो ये एक गंद उछाला गया, एक गलीज़ हरकत की गई। मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं, और इसका सबूत ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से किया गया। बनी गाला के साथ नाज़रीन जंगल में आग लगी हुई है, और लोग अपनी मदद आपके तहत जो वहाँ मुलाजमीन है वो आग बुझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड को बुलाया, वो 3 घंटे तक तो वो आए नहीं थे। तो यहाँ पे जो है वो जंगल चल रहा है, और इस्लामाबाद शहर है, आप अंदाज़ा कर लें ये CDA की कारकर्दगी है। और इसको काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि जनाब आग बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड उस वक्त तक नहीं पहुंची थी जब 3 घंटे गुजर गए थे। नाज़रीन, रद्देमल आना शुरू हो गया 27वीं आईनी तरमीम का। एक तो कल यूनाइटेड नेशन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने यह कहा कि 27वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान में अदलिया का, पाकिस्तान में फ़ौज के एहतसाब का, यानी हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया, जमहूरियत का, रूल ऑफ लॉ का, सारा कुछ तबाह कर दिया। अब ये तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, अब इसका रद्देमल पाकिस्तान में भी आ गया। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए, क्योंकि अब 27वीं आईनी तरमीम हो गई है, तो प्लाटों की भरमार के बावजूद हुकूमत हार गई। हुकूमती उम्मीदवार वहां पे सिंध में हार गए, और सिंध के अंदर याद रखिएगा कराची में बड़ा ज़ोरदार तरीके से वकला तहरीक चला रहे हैं आजकल। पूरे पाकिस्तान में जो सबसे आगे चल रहे हैं वकला, वो कराची के चल रहे हैं, और उन्होंने कुछ मुजाहरे भी किए हैं, उनकी वो झड़पें भी पुलिस के साथ हुई हैं। वहाँ वकला 27वीं आईनी तरमीम के बाद कराची में डट कर खड़े हैं। अब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में 27वीं आईनी तरमीम के रद्देअमल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सदर और सेक्रेटरी जनरल दोनों कामयाब हो गए, यानी क्लीन स्वीप हो गया सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में। हसीब जमाली साहब जो हैं वो वहाँ पे सदर बन गए हैं, जीतने वालों को मुबारकबाद। लेकिन मामला ये है कि ये हो क्यों रहा है? अभी कुछ अर्सा पहले तो जो हुकूमती कैंप है वो तगड़ा था। हुआ ये कि 27वीं आईनी तरमीम ने वकला को बहुत बुरी तरह झटका दिया है। दूसरा, जो जजेस इस्तीफे दे रहे हैं उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। आने वाले दिनों में ये इम्पैक्ट बढ़ेगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का पहला मरहला शुरू करने का ऐलान किया। पहले 1 दिसंबर की तारीख दी गई थी, और अब पता चला कि 2 दिसंबर की तारीख दी गई है। ये तारीख क्यों तब्दील हुई इस बारे में नहीं बताया गया, लेकिन सवाबी इंटरचेंज से ये रास्ता बंद कर देंगे। ये टोकन एहतजाज होगा, यानी इसका आगाज करने जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि आपने बंद कर देना खैबर पख्तूनख्वा, ये शाहिद खटक साहब ने बताया। तो उसके लिए ये मेरे ख्याल में एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं कि किस तरीके से बंद कर दें। ये पेशावर मोटरवे से जहाँ पे आगाज होता है, टूल प्लाजा का पेशावर वाले, वहाँ से लेके सवाबी इंटरचेंज तक ये मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे। दोपहर 1 बजे मोटरवे बंद की जाएगी, और 1 दिन के लिए बंद की जाएगी। तो देखते हैं इस बंदिश में कितनी बड़े पैमाने पर लोग हिस्सा लेते हैं, किस तरीके से ये एक्टिविटी होती है, और इस एक्टिविटी का रद्देअमल क्या आता है। क्योंकि देखिए 8 मरतबा एक सूबे का वज़ीर आला आ रहा है, और वो आकर कह रहा है, देखिए मामला ये है कि जिस सूबे का वो वज़ीर आला है उसी सूबे के रास्ते अगर वो बंद कर रहा है, ये यानी बंदिश करनी है तो पूरे पाकिस्तान की बंदिश करनी पड़ेगी।
और फिर वो रस्ते और वो वसाइल बंद करने पड़ेंगे जिससे वफाक के ऊपर दबाव पड़ेगा। एक दिन की बंदिश से ये एक एक्सरसाइज तो हो सकती है, लेकिन वफाक के ऊपर उतना बड़ा इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, एक आगाज कहीं से तो इनको करना था। तो सुहेल अफरीदी ने पहले ये तो रजिस्टर कर लिया कि हुज्जत तमाम हो गई है। मैंने हर वो कानूनी और आईनी कोशिश करके देखी जिसके तहत मुझे मेरे लीडर से मिलवाया जा सकता था, लेकिन नहीं मिलवाया गया। लिहाजा अब मैं एहतजाज करने में हक बजानिब हूं और फिर सुहेल अफरीदी साहब ने एहतजाज शुरू भी कर दिया। तो ये मामला है नादरीन, 2 दिसंबर को पहली मरतबा ये स्वाबी इंटरचेंज को यहां से बंद करेंगे। पेशावर में जो टूल प्लाजा है वहां से लेकर स्वाबी इंटरचेंज तक। नादरीन, सोहराब बरकत साहब, हमारे आगा शेख आगा सरवर साहब, फिर राय गुलाम अली साहब, इन तीनों सहाफ़ियों की रिहाई की कोई सूरत अभी तक नहीं बन सकी। लेकिन शाहिद खटक साहब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत है उसे लेकर पहुंचे siyaasat.pk के दफ्तर में, और वहां जाकर उन्होंने इज़हार यकजहती किया गिरफ्तार होने वाले सहाफ़ियों के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी था, इनको पहले दिन जाना चाहिए था, लेकिन अच्छी बात है मैंने ये अपील की थी। उसके बाद शाहिद खटक साहब ने रब्ता किया और वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत को लेकर गए। अचकज़ई साहब थे, मौलाना अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब थे, दीगर कुछ और लोग थे। ये सारे लोग गए और जाकर इन्होंने वहाँ पे इजहार यकजहती किया siyaasat.pk के दफ्तर में गिरफ्तार होने वाले सहाफ़ियों से। हम भी यहाँ पे बरतानिया में शाफिल्ड के इलाके में एक प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, और कल के दिन में एतवार के दिन पाकिस्तानियों से दरख्वास्त की है यहाँ की कम्यूनिटी ने कि आप लोग सारे आ जाएँ। हमें भी बुलाया गया, हम भी वहाँ पर जाएंगे और एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ और सहाफ़त के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है। लाहौर में हाई कोर्ट का जो एक कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पे सहाफ़ियों और वकला ने इन तीनों सहाफ़ियों के लिए एक प्रोग्राम रखा। ओवरऑल ये जो सहाफ़त की एक गिरावट पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है, जो जुल्म लगातार सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, ओवरऑल जो रीज़न है वो ये है। इसके ऊपर बात करनी थी सारे सहाफ़ियों ने वहाँ पे और वकला ने। तो इन्होंने इज़हार यकजहती किया सहाफ़ियों के साथ, सहाफ़त के साथ। और सहाफ़त में इतना बुरा वक्त पाकिस्तान में कभी नहीं आया जितना अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने सहाफ़त को कुचल कर रख दिया है। नादरीन, जर्नलिस्ट हैं शाहिद मित्तला साहब, इन्होंने खबर दी है। मैं ज़रा थोड़ा इस खबर को सेट कर देता हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। उन्होंने खबर देते हुए ये कहा कि नवाज शरीफ को जेल में जो खाना आता था, ये बात हो रही है पिंडी वाली जेल की। तो अडियाला में भी रहे ना मियां साहब, वो कहते हैं नवाज शरीफ को जेल में जो खाना आता था वो जनरल बाजुआ के ससुर के घर से आता था। गालिबन जनरल एजाज नाम था उनका। तो उनके घर से नवाज शरीफ साहब को खाना आता था। ये शाहिद मित्तला साहब ने खबर दी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये खाना हमेशा उनके घर से नहीं आता था। कुछ अरसा उनके घर से खाना आया, कुछ अरसा अटक के एक रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके घर से भी खाना आता रहा। और एक रावलपिंडी की बड़ी अहम शख्सियत है, उनके घर से भी नवाज शरीफ साहब को जेल में खाना आता रहा। बल्कि जो रावलपिंडी वाली शख्सियत है उनको फिर बाद में बहुत नवाजा भी गया। आज उनको एक बड़ी अहम सीट भी उनके घर में उनकी फैमिली मेंबर को दी गई है, जिनके घर से नवाज शरीफ साहब के लिए जेल में खाना आता था। अच्छा, ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए जेल के अंदर खाना जाता था, बल्कि जो लोग मिलने जाते थे उनके लिए भी खाने पीने का एहतमाम किया जाता था और बड़ा तगड़ा एहतमाम किया जाता था। लेकिन जब मियां साहब लाहौर में आ गए और कोट लखपत जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया, तो वो वहाँ पे ना शारा आम नहीं है, ये दोनों तरफ से एक ट्रेन का ट्रैक है। वहाँ से जब वो ट्रैक से क्रॉस करते हैं तो वहाँ पुलिस खड़ी है, वो उन्हीं को आगे जाने देती है, लोगों को जो जेल की तरफ जा रहे हो या वहाँ के रिहायशी हो, वो हर एक को वहाँ पे छोड़ते नहीं है। तो वहाँ बहुत प्रोटोकॉल होता था पीएमएलएन के लोगों के लिए। बाहर इनकी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, बाकायदा बाहर माहौल बना हुआ होता था, खाना पीना चल रहा होता था, एक दावत जैसा माहौल होता था। और फिर मियाँ साहब की इजाज़त देने पर वफूद की सूरत में लोग अंदर जाते थे। अमूमन जुमेरात को 50-60 लोग मिलते थे, लेकिन बाद औक़ात ये तादाद 150 तक बढ़ जाती थी। मियाँ साहब 15-15 लोगों को इकट्ठा बिठाकर एक कॉन्फ्रेंस की तरह मिलते थे। और मियाँ साहब की जो ज़िंदगी है वो शहाना अंदाज में जेल के अंदर, देखिए कैद तो जब आदमी होता है तो वो खुश तो नहीं होता। मियाँ साहब थे तो कैद में ही ना, इसीलिए तो वो डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए कि मुझे पाकिस्तान से बाहर भिजवा दो, मेरे प्लेटलेट्स नीचे जा रहे हैं। वो फिर बताया कि पता नहीं किसी जानवर का, कुत्ते का खून था, वो फैसल वाडा साहब ने बताया, जिनमें वो प्लेटलेट्स की गेम डाली गई। बहरहाल वो जो भी था वो वही जानते हैं जिन्होंने किया। लेकिन मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं और गेम डाल दी गई है। फिर उनके प्लेटलेट्स गिराए गए और उन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया गया। और प्लेट